नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे साथ हमारे दो बहुत ही शानदार एंकर, हमारे साथी शशि शर्मा जी, गौरव सावंत जी। गौरव, शशि मैम, आप दोनों का बहुत स्वागत, धन्यवाद। आज दोस्तों, चीन या पाकिस्तान हमारी तरफ अगर आंख उठाकर देखेगा तो मुंह तोड़ जवाब हम देंगे, और वो जवाब ऐसा होगा कि पाकिस्तान और चीन की कई पुश्तें भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगी। आज एक ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम हमने डिप्लॉय कर दिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दो चीजें हैं, एक तो ये जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है S-400 मिसाइल सिस्टम, जिसके एक्सपर्ट हमारे जनरल गौरव हमारे साथ हैं। तो जनरल गौरव सावंत, हम लोग प्यार से गौरव को जनरल कहते हैं क्योंकि डिफेंस की सारी चीजें वो आप तक पहुंचाते हैं हमेशा। तो ये है। और लेकिन शशि मैम, अपन एक काम और करेंगे आज, प्रलय, क्योंकि प्रलय की बात कल कर लेंगे। प्रलय एक शॉर्ट थोड़ी सी बात कर लेंगे। हाँ, थोड़ी सी बात कर लेंगे, थोड़ी सी चीजें पूछ लेंगे, बिकॉज उसके बारे में भी सब तो हम ये चाहते हैं कि पहला सवाल, आज हमारी शक्ति में, आज भारतीय सेना की शक्ति में एक और बढ़ोतरी हुई है, और ये शक्ति ऐसी है कि अगर हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान या चाइना से हम पर अटैक होता है तो न सिर्फ उस मिसाइल को हम देख पाएंगे, हमारा ये सिस्टम S-24, बल्कि उसे हवा में ही और हमारी सीमा में, ये सारी बात हम अपने नहीं कह रहे हैं, गौरव ने हमें बताई है। तो ये हमारी बॉर्डर, हमारी सीमा में आने से पहले उस मिसाइल को हम उन्हीं के देश में, पाकिस्तान या चाइना के देश में खत्म कर देंगे। इसी के बारे में हम जानना चाहेंगे गौरव कि भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण इसको माना जाना चाहिए, लाइक कितना इंपॉर्टेंट है ये? तो चलिए इसको दो भागों में बात करते हैं। एक प्रलय, और नाम देखिए कितना भयंकर है, प्रलय। तो जैसा नाम वैसी ये मिसाइल। प्रलय एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल। ये लगभग 350 किलोमीटर से 500 किलोमीटर दुश्मन के किसी भी, इसे शॉर्ट रेंज ठिकाने को, शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल दुश्मन के किसी भी ठिकाने को ये ध्वस्त कर सकती है। बेस हो गया या उनके बहुत कोई भी उनके सेंसिटिव लोकेशंस हैं जिसको आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ये सेना के पास ये हथियार होगा, और अभी इसका परीक्षण हो रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण है। और केवल प्रलय का नहीं, अगर आप पिछले 4-5 महीनों में देखें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी मिसाइल टेस्ट की है। डीआरडीओ ने ये एक बहुत बड़ा संदेश आप दे रहे हैं अपने प्रतिद्वंदियों को। अगर भारत की दृष्टि से देखें तो केवल दो है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। पाकिस्तान हमारे लिए खतरा नहीं है। पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर एक आतंकी देश है, और ये एक फैक्ट है। हाँ, और वो केवल आतंक के जरिए आपको टारगेट करेगा, क्योंकि मिलिटरीली उसने 47, 48, 65, 71 ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में और ऑपरेशन विजय कारगिल में उसने हर जगह देख लिया, वो युद्ध में आपको नहीं हरा सकता। वो एक कमजोर देश है, वो जानता है। 71 की अभी हमने 50 साल मनाए, 2 फाड़ हुए थे पाकिस्तान। अभी अगर आप उस समय के वीडियोस देखें तो हालांकि 13 दिन चला था वो युद्ध, लेकिन चौथे 5वें दिन पाकिस्तान ध्वस्त हो चुका था, त्रस्त था पूरी तरह से। कहीं कहीं पॉकेट्स ऑफ वॉरियर्स वो लड़ते रहे थे, लेकिन पाकिस्तान आपसे लड़ नहीं सकता। वो केवल एक हाफिज सईद, एक दाऊद इब्राहिम, एक मसूद अजहर, और ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर सकता है। बालाकोट के बाद इंडिया ने ये भी दिखा दिया वो ये भी नहीं कर सकता। अगर वो करने की कोशिश करेगा तो वहां भी मारा जाएगा, उसके लिए आसान नहीं होगा। जो बड़ा खतरा है वो चीन का है, और उस बड़े खतरे से निपटने के लिए जो भारत का बाहुबली है एक तरह से, और मैं बाहुबली इसलिए कह रहा हूं ताकि हमारे दर्शक भी उसको समझें, उसकी शक्ति को समझें, वो ये S-400 सिस्टम है। तो इसके मतलब कितना पावरफुल है ये, और कितना भारत की सेना की ताकत में इससे इजाफा होगा? S-400 भारत की, अगर लेमैन की भाषा में हम समझना चाहें गौरव, तो S-400 हमारी वायुसेना के पास आएगी। ये आने लगे हैं, आ चुका है, पंजाब में डिप्लॉय भी हो गया, और जगह भी ये डिप्लॉय होगा। S-400 है क्या? S-400 एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एक बहुत इलैबोरेट सिस्टम, परहैप्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसका अगर मैं इतिहास आपको इस तरह से बताऊं कि रूस ने 2007 में, पहले उनके पास S-300 सिस्टम था, फिर उन्होंने S-400 सिस्टम अपग्रेड किया। वो 2007, 8, 9, 10 में इसको यूज कर रहे थे।
इसमें जो जो सुधार उनको करने की आवश्यकता थी उन्होंने किया। दुश्मन का हवा में कोई भी आपके देश की तरफ आ रहा खतरा, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, चाहे वो मानव रहित लड़ाकू विमान हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे दुश्मन के बड़े बड़े एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हो या सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स हो, आप दुश्मन के एक साथ 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर इलाके में आप उसके किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उस जो जितना आपके रडार की रेंज है उसमें, और 400 किलोमीटर पर आप उसे ध्वस्त कर सकते हैं। जहां आपका सिस्टम डिप्लॉयड है, आप बिल्कुल सीमा पर तो डिप्लॉय करेंगे नहीं। मान लीजिए आपने उसे 100 किलोमीटर अंदर या 200 किलोमीटर अंदर किया है, तो 200 किलोमीटर आपके डिप्लॉयमेंट, 200 किलोमीटर पीछे किसी तो दूसरे देश का दुश्मन इनकमिंग थ्रेट को आप 600 किलोमीटर दूर देखेंगे और 400 किलोमीटर दूर आप उसे ध्वस्त कर सकते हैं। मान लीजिए 400 किलोमीटर दूर आप उसे ध्वस्त नहीं कर पाए, आपके पास बैकअप है, आप उसे 250 किलोमीटर पे भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, 150 किलोमीटर पे भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इनकमिंग शॉर्ट रेंज 50 किलोमीटर पर भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे, दुश्मन को भी मालूम है आपके पास ये है, तो उसका कोई तोड़ नहीं है उसके पास। उनके मन में भी एक भय। अच्छा, उसके लिए मैं ट्रेनिंग के लिए, बहुत सही कहा आपने, उनके मन में भी ये भय होगा कि हम इनके तो 600 किलोमीटर अंदर उस अभेद्य जगह पे घुस ही नहीं सकते, हम घुस नहीं सकते, और हमने अगर ये ट्राई भी किया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये है हमारा गेम चेंजर, बिल्कुल असल गेम चेंजर। पाकिस्तान की अगर आप सीमा, पाकिस्तान, मैंने सुना है कि रशियंस जो आर्मी है उन्होंने बड़ी तारीफ की है भारतीय सेना की, और हमारे जो वायुसेना के जो वहाँ पे पहुंचे हुए थे लोग, उन्होंने कहा कि बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने सीखा है और बहुत आसानी के साथ इन्हें चीजें समझ में आ गई हैं। जो ट्रेनिंग हुई है उसमें उन्होंने बहुत तारीफ की। ये आपने बहुत सही, इसका मतलब आप भी बहुत पढ़ती हैं इन सब चीजों के बारे में, विच इज वेरी गुड। बहुत इंटरेस्टिंग था ये, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। रशियन सिस्टम्स को हम लोग अपनी स्वतंत्रता के बाद से काफी इस्तेमाल करते आए हैं। शुरू में तो जब 47 में हमें स्वतंत्रता मिली, तो क्योंकि हम अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, तो उन्हीं का हमारे पास ज्यादातर इक्विपमेंट था। लेकिन जब हम अपने आप देखने लगे हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, तो सोवियत संघ से क्योंकि हमारी घनिष्ठता बढ़ रही थी, मित्रता बढ़ी रही थी, तो उनका बहुत सारा इक्विपमेंट हमने लिया। 71 के युद्ध में, जैसा आप जानती ही हैं, एक फ्रेंडशिप ट्रीटी थी इंडिया और सोवियत, उस समय के सोवियत संघ की, तो उनका बहुत बड़ी संख्या में इक्विपमेंट हमारे पास था। 65 की जंग में अगर आप देखें तो मिग 21 लड़ाकू विमान वहीं से आए थे। उस समय के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान थे मिग 21। उनके टैंक्स, T-55 टैंक्स हमारे पास थे, फिर T-72 टैंक्स, और अब भी जो हमारे लेटेस्ट टैंक्स है T-90, वो सोवियत संघ या अब रशिया के टैंक्स हैं वो जो हमारे पास है। इसी तरह जो हमारी सर्फेस टू एयर मिसाइल्स हैं, SAM-3, SAM-4, SAM Pichoras, या और भी मिसाइल्स हैं, वो सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, ज्यादातर एक स्पाइडर जो अभी इजराइल से लिया, उसके अलावा हमारा ज्यादातर इक्विपमेंट अर्स्टवाइल सोवियत संघ या रूस से आता है। 2016 में गोवा में हम लोग ब्रिक्स की समिट कवर कर रहे थे, तो उसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये पांच मित्र हैं। उसमें एक अलग से बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। उस 2016 की बैठक में उन्होंने कहा कि हमको ये चाहिए, S-400 ट्रायम्फ इसका नाम है। तो अब इनकी मित्रता तो बढ़ ही रही थी, घनिष्ठता भी बढ़ रही थी, उन्होंने कहा हम आपको देंगे। 2017 में अमेरिका ने एक ऐसा कानून बनाया, काटसा जिसे कहते हैं, कि सैंक्शंस लगाने की बात की उन देशों पर जो रूस से सामान खरीद रहे हैं, बिल्कुल। और टर्की पर उन्होंने लगा भी दिए S-400 की वजह से। भारत पर भी, और भारत को अभी तक, मतलब 2020 तक, 2021 तक वो दबे शब्दों में एक तरह से धमकी दे रहे थे कि अगर आपने S-400 लिया तो अच्छा नहीं होगा, फिर आप हमारा सिस्टम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रूस और अमेरिका के रिश्ते तो आप जानती ही हैं। लेकिन भारत ने कहा नहीं, ये हमने बात शुरू कर दी थी आपके इस कानून के आने से पहले, और ये हमारे राष्ट्रहित में है। तो राष्ट्रहित की बात तो सर्वोपरि होती है, तो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए हम आपसे घनिष्ठता चाहते हैं, मित्रता चाहते हैं, लेकिन रूस हमारा पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ये हमारे देश के हित में है। तो अगर आप सैंक्शन लगाना चाहें, आपकी मर्जी, हम नहीं चाहते आप लगाएं। मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। लोगों ने इस चीज की बड़ी तारीफ की है और इसमें कहा है कि भारत ने वाकई में एक बहुत ही साहसिक कदम
यहाँ पर उठाया, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बात कही जा रही थी, जिस तरीके से डराने की कोशिश की जा रही थी, भारत ने पूरी तरह से उसे दरकिनार कर दिया और उसने दिखाया कि अगर उसने कोई डिसीजन लिया है तो वो उस पर पूरी तरह से अडिग रहा है। और भारत ने फिर से यही किया, बिल्कुल, कि अगर हमारा रशिया के साथ ये कमिटमेंट था कि हमें लेना है तो बिना धमकियों से डरे और बिना किसी प्रेशर में आए उस डिसीजन पे टिका रहा है भारत। क्योंकि अमेरिका ने आपको प्रलोभन भी दिया कि आप ऐसा करिए, आप हमारा थार्ड ले लीजिए। अब थार्ड भी एक अच्छी प्रणाली है, विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं, लेकिन S-400 जैसे रूस उसे ट्रायम्फ बोलता है, जो उसका नेटो नेम है वो ग्राउलर है। विशेषज्ञ कहते हैं कि थार्ड जो हाई ऑल्टीट्यूड में एंटी मिसाइल डिफेंस शील्ड एक तरह से है, वो थार्ड इसकी तुलना में 19 ही है, 21 नहीं है। तो इसीलिए भारत ने कहा कि हम तो ये लेंगे ही, और रूस को ये बात अच्छी लगी, तो रूस ने भी और तेजी से, क्योंकि चाइना ने बहुत दबाव डाला रशिया पे कि हमारा गलवान के बाद तनाव चल रहा है भारत के साथ, और वास्तविक नियंत्रण रेखा पे भारत हमें गीदड़ भपकी दिया, भारत हमें डरा रहा है और हमारी गीदड़ भपकी से नहीं डर रहा है, मतलब गीदड़ भपकी तो मेरा शब्द है, तो आप मत दीजिए। लेकिन रूस ने कहा नहीं, हमारे आपके साथ अच्छे संबंध है, हमारे भारत के साथ भी अच्छे संबंध है, आप जो करिए आप करिए, आपस में देखिए, लेकिन हम भारत को जो हमने वादा किया है हम निभाएंगे। और उन्होंने ओवर टाइम लग के वो मिसाइल जो शील्ड है एक तरह से हमको देना शुरू कर दिया है, डिप्लॉय होना शुरू कर दिया है। आपने कहा ना कि कल डिप्लॉय हो चुका है पंजाब। और इसका असर क्या होगा? आप इसका असर ये देखिए कि पूरे पाकिस्तान में, आपने पाकिस्तान का मानचित्र देखा है, पाकिस्तान अगर आप हमारी तरफ वाघा अटारी बॉर्डर जो है वहां से नापना शुरू करें तो आप मतलब गेंद फेंकेंगे और उस तरफ अफगानिस्तान आ जाएगा, नैरो देश है। और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी उनको लगता है कि जिन्ना ने 1947 में जो पाकिस्तान उन्हें मिला वो तो मुस्लिम बहुल इलाके सभी चाहते थे, तो वो तो ये चाहते थे कि पूरा पंजाब प्रांत उन्हें मिल जाए, और उस समय अनडिवाइडेड पंजाब अगर उन्हें मिलता तो पाकिस्तान की सीमा आज के गुड़गांव में होती, क्योंकि पंजाब हरियाणा तो अलग था नहीं उस समय, हिमाचल प्रदेश भी अलग नहीं था। तो अनडिवाइडेड पंजाब और जम्मू और कश्मीर जो वो चाह रहे थे वो पूरा पाकिस्तान उनको मिलता, तो और सीमा राजधानी दिल्ली पर होती, मतलब दिल्ली हम बॉर्डर में बैठे होते आज। बिल्कुल। और दूसरी तरफ पूरा बंगाल, असम, वो इलाका वो ले जाना चाहते थे। तो जब वो नहीं मिला जिन्ना को, तो उसने कहा मुझे एक मॉथ ईटन पाकिस्तान मिला है, एक सकरा सा गंदा सा छोटा सा देश। उस पूरे सकरे गंदे देश में कोई ऐसा इलाका नहीं है जो हमारे S-400 से मुकाबला कर पाए, नहीं हमारी आंखों से बच पाए, क्योंकि ये तो 600 किलोमीटर देख सकता है, देख सकता है 600 किलोमीटर। इस लिहाज से बहुत बहुत तो पाकिस्तान में कोई ऐसा एयरबेस नहीं होगा लगभग, जब पूरा हमारा ये S-400 सिस्टम डिप्लॉय हो जाएगा जो इसकी आंखों से दूर हो, और 400 किलोमीटर जो इसकी मिसाइलों के उसमें आ पाए, से दूर बच पाए। तो जो हमने बालाकोट में जब हमने पाकिस्तान को ठोका, अगले दिन वो अपने 28 विमान लेकर आ गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, हम तो बालाकोट में चले गए, मतलब न केवल LOC पार की, IB पार करके पाकिस्तान को ठोक दिया बालाकोट में। अगले दिन उसने 28 विमान तो उड़ाए, लेकिन उसके 28 विमान LOC उन्होंने पार नहीं किया, IB पार नहीं किया, अपने ही देश में ठिठक गए, और उन्होंने एक ट्रैप बनाया और हमको अंदर ल्योर किया, तो जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन अंदर गए और वहां पर एक F-16 को ठोक दिया F-16 को। अब ये तो उनकी वीरता है कि वो जाबाजी है कि भैया ठीक है मैं तो तुमको ठोक दूंगा, उसके बाद अगर मेरा प्लेन भी गिरा तो गिरा। लेकिन पाकिस्तान की दुनिया में नाक कट गई कि दुनिया के इतिहास में पहली बार F-16 को MiG-21 ने गिरा दिया। और उसमें पाकिस्तान ने बहुत कोशिश हालांकि की कि नहीं ऐसा हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो तमाम चीजें बाद में बाहर आ गई थी। देखिए 21वीं सदी में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पाकिस्तान लाख कहे, लेकिन पाकिस्तान की वायुसेना और पाकिस्तान की इज्जत एज अ कंट्री मिट्टी में मिल गई कि 12 लड़ाकू विमान दुश्मन देश के उसकी सीमा के अंदर घुस गए, LOC पार की, IB पार की, और उसको ठोक दिया और लौट आए, और आपकी वायुसेना कुछ नहीं कर पाई। अगले दिन उनकी वायुसेना के 28 विमान उड़े, बॉर्डर नहीं पार कर पाए, F-16 समेत, F-16, मिराजेस, JF-17, JF-20 जितना उन्होंने उनके विमान थे वो उन्होंने उड़ाए, लेकिन अपनी ही सीमा में रखा, मिसाइल दागी, क्योंकि उनको अपनी सीमाएं पता है। उनको ये मालूम था कि अगर घुस गए तो मुश्किल होगी, उसके बाद इंडिया ठोक देगा, बच नहीं पाएंगे।
और वो ये जानते हैं कि वो अगर युद्ध हो गया तो वो बच नहीं पाएंगे। नहीं गौरव, इसके बारे में तो बहुत सारे लोग देश में भी कहते हैं, भारत में भी लोग यही कहते हैं कि हम लोगों को बार बार पाकिस्तान के साथ तो कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, हमको रेस में ही नहीं आना है, उसके साथ हम उसके बारे में हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से एक फेल कंट्री है, पूरी तरह से खत्म कंट्री है। आप जैसे S14 की बात कर रहे हैं, 400 की बात कर रहे हैं, सॉरी, तो मैंने जो कहा कि जो यहाँ से ट्रेनिंग लेने के लिए जो तमाम हमारे वायुसेना के सैनिक गए हुए थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत जल्दी उन्होंने सीखा है। साथ ही साथ एक और मन में जो सवाल आता है, चाइना को लेके वाकई में बहुत सारी टेंशन है। चाइना को लेके तमाम जो न्यूज आती है जिसमें हम देखते हैं कि विपक्ष लगातार ये कहता है कि आप एक्चुअली में असली वाली खबर हमें नहीं बता रहे हैं। उसके लिए ये हमारे लिए कैसे हमें ये मिसाइल सिस्टम काम आ सकता है, और क्या वहां पे भी भारत का प्रभाव बढ़ाने में इसमें मदद मिलेगी? बहुत गंभीर प्रश्न आपने पूछा है। अच्छा, अगर विपक्ष कहे, चलिए राजनीति तो अपनी जगह, हम एक प्रजातंत्र हैं और प्रजातंत्र में जितने प्रश्न पूछे जाएं उतने उत्तर सरकार को देने चाहिए। डेमोक्रेसी मतलब कंस्ट्रक्टिव हमारा विपक्ष होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव भी अगर ना हो, अब प्रजातंत्र है तो है, विपक्ष होना चाहिए। हाँ, विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष मजबूत होना चाहिए और विपक्ष को प्रश्न जरूर पूछने चाहिए। संभवतः विपक्ष को भी ये देखना चाहिए कि राष्ट्रहित में क्या है। आप सेनाओं का मनोबल तो नहीं गिरा सकते, सेनाओं को सच्चाई मालूम है तो सेनाओं का मनोबल ऊंचा रहता है। आप देश के संभवतः एक तबके का मनोबल गिरा सकते हैं, जो अरे राम ये अच्छा, अरे राम ये क्या हो गया, हाँ। अरे राम अब चीनी आ जाएंगे, हाँ। अब यही चीनी आ जाएंगे मानसिकता ने 62 में हमको डुबा दिया था। ऐसा डुबाया था कि उस मानसिकता से निकलने में हमको कई वर्ष लग गए, हाँ। लेकिन उसके बाद हमने चीन को ठोका भी है और ये बात जग जाहिर नहीं हो पाई। 1967 में नाथुला में, 1986 में सुमदुरोंगचू में हमने चीन को की आंखों में आंखें डाल के देखा भी है। चीन ये जानता है, हमारे देश के लोग नहीं जानते। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है कि ये बात उजागर हो, पर हो नहीं पाया। हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन समय और लगेगा। गलवान में भी अगर आप देखिए तो चीन ने जो गलती की उसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और जैसा मैं कहता हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज नहीं, 1 साल बाद पता चलेगा। चीन ने अल्टीमेटली माना कि उनका कमांडिंग अफसर भी मारा गया, उनके भी 4-5 सिपाही मारे गए, ये तो उन्होंने माना। जो बाकी 20-25 सिपाही या 44 सिपाही या 70 सिपाही, मुझे नहीं मालूम, अगर वो मारे गए हैं तो वो बात जग जाहिर होगी। इसमें एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने कुछ पिक्चर्स कल ही रिलीज किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उसका जो पक्का कंस्ट्रक्शन है वो लगातार जारी है, एंड जिस जगह को गलवान को लेके जो लगातार पैंगोंग झील को लेके जो लगातार झगड़ा चल रहा था उसके बिल्कुल पास में पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। तो हम S-400 की ही बात कर लेते हैं। उस लिहाज से क्या वाकई में हमें फायदा मिलेगा चाइना की तरफ से? एक और सवाल मैं इसमें बीच में पूछना चाहूंगी जो मेरे मन में बहुत लंबे समय से है, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ आपकी लगातार बात होती है। लोग कहते हैं कि चाइना के साथ इस तरह का शोर शराबा या चाइना के साथ इस तरह का टसल हमारा पहले नहीं हुआ। इस जैसे पाकिस्तान बार बार कहीं ना कहीं पोक करने की कोशिश करता है, चाइना ऐसा अब क्यों भारत के साथ कर रहा है? इसके पीछे आपको क्या रीजंस नजर आते हैं? क्या वाकई में भारत की विदेश नीति उतनी अच्छी नहीं है चाइना के साथ जो होनी चाहिए, या जो पिछली सरकारों ने जिसे फॉलो किया वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं? अब ये आप बताइए कि विदेश नीति पहले अच्छी थी या अब स्थिति बदली है? एक कॉन्सेप्ट है सलामी स्लाइसिंग ऑफ अ टेरिटरी। चाइना एक साथ आगे नहीं बढ़ता, चाइना 10 किलोमीटर आगे बढ़ता है। आप बोलते हैं अरे तुमने क्या किया यार, क्यों आ गए, और फिर बातचीत होती है और वो 5 किलोमीटर पीछे हट जाता है, 5 किलोमीटर कब्जे में रखता है और हम बोलते हैं वाह क्या विदेश नीति है, चाइना पीछे चला गया। हाँ। लेकिन 5 किलोमीटर तो आगे आया था ना। हाँ। फिर अगली बार फिर 15 किलोमीटर आगे आ गया और आपने बोला अरे हम बातचीत करेंगे, हमारे और चीन के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, बड़ा सुंदर चेहरा है, बस थोड़े से निशान है। ये कहा था ना सलमान खुर्शीद साहब ने, एक्ने ऑन एन अदरवाइज वेरी ब्यूटीफुल फेस। तो वो फिर आगे आया, फिर ज्यादा आगे आया था, कम पीछे गया, और फिर आपने बोला क्या विदेश नीति हमारी, वाह चाइना पीछे चला गया, लेकिन कुछ और टेरिटरी आपकी चली गई। ऐसे सलामी स्लाइसिंग करते आपकी टेरिटरी चाइना आगे बढ़ता गया, आपकी टेरिटरी जाती रही कि रिश्ते सुधरते रहे, और आप करार पे करार लिखते गए, करार पे करार। हम उनको चेज नहीं करेंगे, हम बातें करेंगे, हम वॉलीबॉल खेलेंगे, लेकिन हम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट नहीं खेलेंगे, हम रिश्ते सुधारेंगे, और चाइना आगे आता गया।
और आपने बोला वाह हमने एक करार और कर दिया और फिर आप वहाँ फंगस सूप पी कर आ गए। असल में एक यात्रा में मैं भी गया था जब ऐसे एक हुआ था। हाँ। तो वहाँ देखा जी फंगस सूप भी पिला रहे हैं आपको। अब वो बहुत अच्छी बात है, वो अपेरेंटली बहुत डेलिकेसी भी होती है। हाँ। लेकिन खैर अब ये सब आप करते तो गए, लेकिन क्या रिश्ते सुधरे? जब चीन को ये लगा कि भारत अब सुनेगा नहीं, बाहुबली रूप अपना दिखा रहा है कि भारत अब अनुच्छेद 370 भी उसने हटा दिया, भारत ने अपनी सेना को मजबूत करना शुरू किया। पहले एक जमाना था जब भारत के विदेश मंत्री ने संसद के पटल पर कहा कि हम सीमा के इलाके का डेवलपमेंट नहीं करते क्योंकि दुश्मन उन सड़कों का इस्तेमाल कर सकता है हमारे खिलाफ। संसद में रक्षा मंत्री ने कहा। और अब आपने मेरा वो 1 घंटे का कार्यक्रम देखा होगा कि मैं पहला पत्रकार बना जो दौलत बेग ओल्डी तक गाड़ी चला कर गया, देखा मैंने। और वो भी जब गलवान का तनाव चल रहा था, इसीलिए मैंने सारे सवाल आपसे पूछ डाले। हाँ, तो आप बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बना रहे हैं। चाइना के पास जो एडवांटेज है वो इसका मतलब कम हो रहा है। अगर चाइना पहले गाड़ियों में बॉर्डर LAC तक आ जाता था और आप 15 दिन मार्च करके जाते थे, या फिर आप नदी के ऊपर टूटे फूटे रास्ते से ट्रकों में 5 दिन के मार्च पे जाते थे, अब आप भी ब्रिज बना के पहुंच रहे थे। उसको 4 घंटे लगते तो आपको 6 घंटे लगते। आप उस 6 घंटे को भी कम करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर चीन ने सोचा कि हम कुछ करें और फिर ये तनाव हुआ। अब आप बताइए पहले की विदेश नीति अच्छी थी या अब की विदेश नीति? कि आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं कि बॉस अनएक्सेप्टेबल? ये निर्णय आपको करना है, पहली बात। दूसरी बात, रफाल पर बड़े प्रश्न हुए। रफाल विमान, भ्रष्टाचार, विमान। और एक रक्षा मंत्री ने कहा हम खरीदना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है खरीदने के। और फिर आपने खरीद भी लिए। राइट। अब 124 के बजाय आपने 36 खरीदे, तो 124 का आप प्रतीक्षा करेंगे और एक भी नहीं लेंगे, या 36 तो लेंगे ताकि कुछ तो बचाव आपके हो। पास रहे। राइट। ये निर्णय आपको करना है। दूसरी बात, 2016 में आपने निर्णय किया कि आप S-400 लेंगे 2016 में, और 2021 में डिप्लॉय भी हो गया। क्या असर पड़ेगा इसका चीन पर? पाकिस्तान तो समझ गया कि भाई हाँ, मतलब ठीक है, अब ये माई बाप है। हाँ। इस माई बाप के आगे मैं अपने लड़ाकू विमान नहीं उड़ा सकता। उड़ाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। हाँ। क्योंकि आप एक और बड़ी चीज कर रहे हैं, आप अपने सुखोई 30 जो 10 टन हथियार ले जाने में सक्षम विमान है, और ये मेरे ख्याल से 90 के दशक में खरीदे गए थे लड़ाकू विमान। हाँ, और उन विमानों में आप ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगा रहे हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो आवाज की गति से कई गुना तेज, आई थिंक 2.8 मैक, लगभग 3 गुना तेज आवाज की गति से, उस गति से मिसाइल आपके लड़ाकू विमान पर होगी। राइट। बहुत महंगा होगा ये, लेकिन अगर ये ऐसा होगा 400 किलोमीटर दूर दुश्मन के किसी बड़े टारगेट, एयर टू एयर, तो दुश्मन अपना मिड एयर रिफ्यूलर भी नहीं लाएगा आपके पास, दुश्मन अपना एवैक्स भी नहीं लाएगा आपके पास, तो दुश्मन भी अंधा होगा, है ना? हाँ। तो दुश्मन फिर ये समझ जाएगा कि भारत की शक्तियां बढ़ रही है। तो वो पंगा लेगा? नहीं लेगा। हाँ। पाकिस्तान तो फिर भूल ही जाएगा। कई सारी चीजें तो आपके लिए बस जरूरी है ना कि आप एक इमेज कम से कम बना देते हैं कि आप आसान नहीं है भैया। जब आप बाहुबली हैं, जब आप शक्तिशाली हैं, तो आसानी कोई से आपसे क्यों पंगा लेगा? हम गांधी का देश है, ठीक है, लेकिन हम छत्रपति शिवाजी का भी देश है, हम महाराणा प्रताप का भी देश है। ये जब आपका संदेश जाएगा ना कि अगर तुम मेरी एक आंख निकालोगे तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लूंगा, तो तुम सोचो तुम निकाल पाए नहीं निकाल पाए, मैं तो निकाल ही लूंगा। अगर तुमने मेरा एक दांत तोड़ने की कोशिश की, मैं तुम्हारा जबड़ा निकाल दूंगा। जब आप ये 32 जाएंगे, हाँ? तुम्हारे 32 जाएंगे। बालाकोट में पाकिस्तान की इज्जत का एक्चुअली, मतलब बोलचाल की भाषा में, पाकिस्तान वायुसेना की इज्जत का फालूदा बन गया। कि क्या फायदा भाई, इतनी बड़ी वायुसेना है, 12 लड़ाकू विमान आके तुम्हें ठोक के चले गए और तुम झुंझुना बजाते रहे। और उसके बाद सिर्फ आप ये क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, अब बाद में तमाम पिक्चर्स आ रही हैं। नहीं, आप कह रहे जी कौवे मार गए। भैया कौवे नहीं, तुम्हारी इज्जत का फालूदा वर्ल्ड वाइड एक्चुअली, बिल्कुल, पाकिस्तान वायुसेना का। बट दैट्स वन पॉइंट। सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट चाइना, चाइना भी ये सोचेगा ना कि चाइना जो अमेरिका से युद्ध लड़ने की सोचता है कि 2050 में वो अमेरिका से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा,
ये है ना उसका सपना बिल्कुल। शी जिनपिंग का, और वो बॉर्डर में 2 साल से इंडिया से नहीं निपट पा रहा जी। तो वो क्या कर रहा है, और टेंट लगा दो और सेना डाल दो और कंस्ट्रक्शन कर दो, इंडिया डर जाएगा। इंडिया ने बोला नहीं, हम शांति चाहते हैं, आप जितना कंस्ट्रक्शन करेंगे हम भी उतना ही करेंगे। आप और करिए हम और करते हैं, आप और करिए हम और करते हैं। हम शांति चाहते हैं लेकिन आप डरेंगे नहीं, हम आपसे डरेंगे नहीं। राइट। और तरीकों से हम फिर आपसे निपटना शुरू करेंगे। एक चीज भारतीयों को ये समझने की आवश्यकता है, चीन हमारा मित्र नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत गट्स थी जॉर्ज फर्नांडिस ने जो कहा कि चीन हमारा शत्रु है, और लोगों ने भी अब कहना शुरू कर दिया कि चीन शत्रु है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे तो आप चीनी सामान भी खरीदते रहेंगे, और आप जितना चीनी सामान खरीदते हैं उतना आप चीन की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करते हैं, जो चीन के रक्षा में विभाग में जाती है, जो वो लोग हथियार खरीदते हैं। नहीं, चीन क्योंकि वर्ल्ड वाइड अपने तमाम प्रोडक्ट्स को बेचता है, तो उसके लिए भारत को फिर बहुत जीरो लेवल से काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है कि जब चीन का विरोध करने के नाम पे हम चीनी झालर और कुछ बल्ब लेना बंद करते हैं, उससे बहुत फायदा हमें नहीं मिलता। गौरव, होता ही है कि कंस्ट्रक्शन के काम से लेके जो बनारस की साड़ियां हैं, जो बनारसी साड़ियां हैं, वो उस तमाम चीजों का मटेरियल चाइना से आ रहा है। तो हमको भी कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्शन पे काम करने की जरूरत है। बहुत सारे अलग अलग लेवल पे हमें काम करने की जरूरत है, अगर हम वाकई में चाइना से सामान लेना बंद करना चाहते हैं तो। क्योंकि दिखावे के लिए, देशभक्ति में हम कई बार ये ट्राई करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। दिखावा क्यों हो? हाँ, लेकिन वो दिखावा क्यों हो, मेरा ये मानना है, एक अंग्रेजी में बहुत पुरानी कहावत है, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। तो जैसे रोम एक दिन में नहीं बना, वैसे राम राज्य को भी बनने में समय लगेगा। और उस पे हम जो सबको काम आदर्श करना समाज चाहिए। की जो हम कल्पना करते हैं, एक पहला कदम तो उठाएं। आप एक कदम उठाइए, हो सकता है 2 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, लेकिन उस पे एक होता है कि जब तक कि सरकारें बहुत बड़े लेवल पे काम ना करें। मैंने कहा ना कि बनारस की आप सिल्क की प्रेशर डालिए, साड़ियां, आप प्रेशर डालिए, आप बोलिए मैं वोट उसी सरकार को दूंगी। आपके वोट की जो शक्ति है ना, मैं वोट उसी सरकार को दूंगी जो इतना अवेयर हमारा वोटर होगा ना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उसमें आपकी भूमिका बहुत अहम है। बिल्कुल। और नहीं, मैं वैसे भी मानती हूँ कि किसी भी देश का या किसी भी वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि आप एजुकेशन और हेल्थ के लिए काम करें। जो आप वोट की बात कर रहे हैं, फिर हम उसमें एजुकेशन में चले जाते हैं कि आप उस पर काम करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि मेरा वोट कितना जरूरी है, कितना वैल्यू है उसका, कहाँ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। वो सब आएगा शिक्षा से, जो हम बहुत अच्छे से उस पर काम नहीं कर रहे हैं। शायद करेंगे ना, हम किसी दिन इस पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, हो नहीं रहा तो मैं क्या करूं, उस मानसिकता से निकलकर जब होगा तब होगा, जितना हो मैं सके तो करूं। मेरा ये मानना है, और जितना यथासंभव प्रयास, जितना हो सके राइट, जरूर कीजिए। बूंद बूंद से सागर भरता है ना। बचपन में हमने कौवे ने भी कंकड़ डालकर पानी पिया था ना, तो हम भी कंकड़ डालना शुरू तो करें, परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन आ रहा है। एक मेरा मित्र है, चीन में निर्मित एक गाड़ी है, बहुत पॉपुलर है, वो नहीं खरीद रहा, मैं भी नहीं खरीद रहा। हम वेट करेंगे, एक अच्छी गाड़ी आएगी, खरीदेंगे। अपने टूटे फोन के साथ चलते रहेंगे, लेकिन नहीं खरीदेंगे चाइनीज माल जब तक संभव है। ये चेतना हम सब में आने की आवश्यकता है। चेतना बहुत सारे लोगों में है, मैं महसूस करती हूँ खुद भी मेरे आसपास, और ऐसे बढ़ेगी। बहुत सारे लोगों में ये है। जब हम छोटे थे तो चाइनीज पेन में बड़ा क्रेज होता था। चाइनीज पेन है हमारे पास, स्टेटस सिंबल था। अब नहीं है, अब जापानीज पायलट पेन है, मेड इन इंडिया पायलट पेन है। अब ऐसे ही होगा। आपका फ्रांस देखिए कितना अच्छा मित्र है, आप पर दुनिया प्रतिबंध लगाए, फ्रांस बोलता है पैसे दो सामान लो। यूएन में यहां वहां हर जगह आपके लड़ाकू विमान वहां से आ रहे हैं, आपकी पनडुब्बियां वहां से आ रही हैं, आपके रक्षा के और उपकरण वहां से आ रहे हैं, और आपकी मित्रता भी है। रूस आपका मित्र है। आप अपने मित्रों को सशक्त करिए, आपके मित्र आपको सशक्त करेंगे, और इसी तरह आप एक नया सिस्टम खड़ा करेंगे, जिस सिस्टम में आपके प्रतिद्वंदी आपका सम्मान करना सीखेंगे। और ये आप ही से, मुझसे, हम सबसे शुरू होगा। बिल्कुल। We will start this, and S-400 is that system जो एक संकेत देगा चीन को कि अगर दुस्साहस किया तो भला नहीं, एस्केलेट किया तो ठीक नहीं होगा, भैया नुकसान तुम्हारा भी होगा। राइट। चाइना ने सोचा वो भारत को दबा देगा, डरा देगा, हम डर जाएंगे, लेकिन हम डरे क्या?
जब चाइना आया तो हमने साउथ पेंगोंगसो में कैलाश रेंज को ऑक्यूपाई करके क्विड प्रो को ऑपरेशन किया, उससे चाइना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कैसा हो सकता कि ऐसा हो सकता है करेगा भारत, और इस तरह से कि उसका मोल्डो गैरिजन हम डोमिनेट कर रहे थे। अगर हम उसका मोल्डो गैरिजन डोमिनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी पूरी रणनीति फेल, फ्लॉप। उसने बोला अच्छा ठीक है, मैं पहले आया था, मैं यहां से, हमने बोला भाई आए तुम पहले थे, पहले तुम जाओ फिर हम हटेंगे। उससे जो समस्या उस समय की थी उसका निवारण हुआ, लेकिन जो उससे पहले की समस्या थी, अब हम ये सोचे कि अब हमने ये कर दिया तो इससे हम पहले की समस्या भी सुलझा लेंगे। ऐसा तो जब हम दोनों के अगर उसमें नहीं होगा बातचीत में, तो दो देशों की बातचीत में कैसे होगा? बहुत आसान नहीं है। लेकिन उसमें क्या हम डर गए? नहीं, हम भी कदम उठा रहे हैं, वो भी कदम उठा रहे हैं। राहुल गांधी के एक और स्टेटमेंट मुझे याद है जिसमें उन्होंने भी कुछ ही 4-5 दिन पहले कहा है कि भारत को चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि एक्सेप्ट कर लें कि हमारी इतनी सारी जमीन को चाइना ने घेरा हुआ है। और मैं तो चाहता हूं कि भारत सरकार एक व्हाइट पेपर लेकर आए कि हमारी कितनी जमीन किस सन में गई है, ताकि एक बार पूरे देश को पता चले कि कब कहां क्या गया। आपका इशारा की तरह वो भी मुझे समझ में आ रहा है। नहीं, क्योंकि राष्ट्र नीति पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए, ये अब हमको इस पर मंथन करने की जरूरत है कि हमने कब किसको हराया और कब हमने क्या किया। हम एक बहुत सशक्त राष्ट्र है। 1971 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, हमने पाकिस्तान को दो फाड़ किया, हमें बहुत गर्व है उस बात पर। हमने ऑपरेशन मेघदूत 1984 13 अप्रैल में पाकिस्तान को उसकी नाक के नीचे से सियाचिन ग्लेशियर लेकर सोल्टोरो रिजलाइन पर अपने आप को एस्टैब्लिश किया, हमें गर्व है इस बात पर। लेकिन उस समय एक नीति चल रही थी कि राष्ट्र नीति पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कर रहे हैं तो ये राष्ट्र हित में कर रहे हैं। अब आपके सेना अध्यक्ष आके ऑन कैमरा बोलते हैं कि इतना जबरदस्त ऑपरेशन हुआ है। मैंने खुद आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड जनरल वाई के जोशी, जिनको मैं कारगिल की लड़ाई से जानता हूं, मतलब कारगिल की लड़ाई में वो एक यंग लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उसी समय वो उनका प्रमोशन हुआ, फुल कर्नल बने। विक्रम बत्रा को जब परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, उस ऑपरेशन के वो आर्किटेक्ट थे उन दोनों ऑपरेशन के, जनरल वाई के जोशी। उस समय वो संजय कुमार, राइफलमैन संजय कुमार, एक ऑपरेशन में 2 परमवीर चक्र उस समय दिए गए थे वहां पर, और उन्हीं की पलटन थी 13 जैकरिफ। उनको मैंने इंटरव्यू किया, वो हमारे चाइना एक्सपर्ट है, मतलब वो हमारे डिफेंस अटैचे रह चुके हैं चाइना में, ब्रिगेड कमांडर रह चुके हैं तांगसे ब्रिगेड के, उन्होंने वो 3 डिव कमांड किया, फिर 14 कोर कमांड किया, अब नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है। वो कह रहे हैं कि वी आर एट एन एडवांटेज। हम और ये भी नहीं कि सूत्रों के मुताबिक नहीं, वो ऑन कैमरा आज तक पे इंटरव्यू दिया उन्होंने मुझे। उन्होंने मुझे इंटरव्यू देकर ऑन कैमरा बताया कैसे चीन पीछे हटा और इस समय की क्या स्थिति है। और वो ना मान के हम कहीं और उलझाने की कोशिश, हम किसी की बात मान रहे हैं जो जिनका ज्ञान कहां से आता है वही जाने। लेकिन ठीक है, प्रजातंत्र है, राजनीति है, प्रश्न जरूर होने चाहिए, लेकिन राष्ट्र नीति के साथ क्या प्रश्न उचित हैं, ये निर्णय हमारे देश को करने की आवश्यकता है। और शायद देश निर्णय कर भी रहा है, इसमें भी कोई वो नहीं है, बहुत सारी चीजें बहुत, क्योंकि और चाइना हमारा फ्रेंड नहीं है, तो चाइना से इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास आ रही है, और चाइना इंफॉर्मेशन नहीं, चाइना डिसइंफॉर्मेशन। अभी देखिए ना, कल पाकिस्तान के 20, आई थिंक वो पोर्ट्रे करने की कोशिश भर कह सकते हैं उसको, कल 20 पाकिस्तानी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए। क्यों? क्योंकि वो आपके देश में डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। पाकिस्तान तो नर्सरी का बच्चा है, चाइना उस स्कूल का हेडमास्टर है जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है। चाइना हेडमास्टर है, चाइना ये काम अमेरिका में भी करता है। चाइना एक ऐसा हेडमास्टर है जो अपने देश की एक छोटी से छोटी खबर को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखता है, लेकिन बाकी की जगहों पे डिसइंफॉर्मेशन के लिए या बाकी की चीजों के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा और उसके पास पैसा है, उसके पास आइडियोलॉजी है जिससे कई लोग प्रभावित हैं। पैसे के बल पर उसने कोरोना की जांच नहीं होने दी, कोरोना के ओरिजिन की, कि टेड्रोस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन घिग्गी बांधे बैठे रहे, क्योंकि वो WHO को भी बहुत ज्यादा फंडिंग करता है, राइट। तो और उसके वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी भी उसकी चलती है, तो दुनिया घबरा जाती है। अरे चाइना के बारे में बोल दिया, चाइना, वही जो मैं कह रहा हूं कि 20 वेबसाइट ब्लॉक करना इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, राइट। वो आइसबर्ग तो टाइटैनिक जिसने डुबाया था आइसबर्ग, वो तो चाइना बैठा है। तो उसको, उससे निपटने के लिए
एक राष्ट्र एक नीति राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत आवश्यक है। मैं लगातार कहता हूं हमारी संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये है हमारी राष्ट्र नीति, ये है हमारी रेड लाइंस। चाहे बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, लेफ्ट सरकार हो, ये हमारी राष्ट्र की नीति है। और अगर हमारे राष्ट्र की तरफ किसी ने बुरी नजर से देखा तो चाहे ए पार्टी हो, बी हो, सी हो, डी हो, हम एक स्वर में बोलेंगे, बात करेंगे। उसकी आवश्यकता है। कि बालाकोट बॉम्ब कर दिया, फिर बोलते जी सबूत दिखाओ। फिर उसके सबूत दिखाए गए? नहीं तो मैंने एयर चीफ को बोला भाई सबूत दिखाओ। ही सेड गलती हो गई यार, अगली बार एक प्लेन पर बांध के ले जाएंगे, दिखा देंगे उनको। अब ओके, एक पूर्व एयर चीफ, एक पूर्व सूत्र ने बताया, सूत्र ने बताया, विश्वसनीय सूत्र ने, नहीं उन्होंने कहा अगली बार हम कैमरा भी लेकर जाएंगे अब उनके, और उसको रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको। और अब अभी तो हमने प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन इनका ये था कि जिस बिल्डिंग को इन्होंने ध्वस्त किया, ये उसको कई लेयर के कंक्रीट को चीरता हुआ बम अंदर जाता है, कंक्रीट को चीर के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद फिर फटता है। क्योंकि अगर सतह पर फट जाए तो, और आपके पास कई लेयर का कंक्रीट और प्रोटेक्शन है तो ऊपर तो बच जाएंगे, नीचे लोग बच जाएंगे। राइट। तो इसीलिए इस तरह के बंकर बस्टर बम बनाए गए थे कि वो पहले चीरेंगे सरफेस को और कई लेयर्स कंक्रीट को चीरेंगे और फिर फटेंगे। तो नुकसान अंदर होगा, बाहर सिर्फ एक गोला दिखेगा। राइट। तो इस तरह के प्रिसिशन म्यूनिशन, भारत मिलिट्री वॉरफेयर इज नॉट अ जोक, मिलिट्री वॉरफेयर इज वेरी सीरियस बिजनेस। और इसको पढ़ने में इतना आनंद आता है ना, इतना आनंद आता है, और रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे अभी S-400 के बारे में पढ़ के और वायुसेना के अधिकारियों से बात करके, मतलब वो तो ऐसे बात कर रहे हैं इस समय, ऐसे प्रसन्न हैं जैसे जैसे गौरव नहीं, जैसे उनको अभी संतान ने जन्म लिया हो तो अब उस संतान को पाल पोस के बड़ा करेंगे। राइट। तो उसी तरह से मुझे पूरा विस्तार से, इसी शो के लिए मैं अभी बात कर रहा था वायुसेना से। तो वो बता रहे थे कि देखो नेटो नाम इसका ये है, ये नाम ये है, रशिया में ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। अच्छा, और मिसाइलों के नाम अलग अलग, मिसाइलों के भी अलग अलग नाम है। और ये 400 किलोमीटर पे मारती है, ये 250 किलोमीटर पे मारती है, ये 200 किलोमीटर पे मारती है, ये 100 किलोमीटर पे मारती है, और ये 50 किलोमीटर पर ही मार देती है। अच्छा, और अब आपके पास इतना महंगा सिस्टम है तो दुश्मन तो उसको भी ध्वस्त कर देना चाहेगा ना। इसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या है, एक अलग सिस्टम बन रहा है। वो भी हम खरीद रहे हैं, वो भी ला रहे हैं। लेकिन इसके प्रोटेक्शन का अपना एक मिसाइल डिफेंस शील्ड है कि ये देश की तो रक्षा कर ही रहा है, आपकी सरहदों की तो रक्षा कर रहा है। इसकी रक्षा कैसे होगी? क्योंकि आपने $5 बिलियन का सिस्टम खरीदा है, लगभग 40,000 करोड़ का, 40,000 करोड़ के सिस्टम आप खरीद रहे हैं। ये एक सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम्स है। 3 शायद चीन की सीमा के लिए और 2 पाकिस्तान की सीमा के लिए। तो आपका पूरा एक शील्ड एक तरह से बन जाएगा। बिल्कुल। फिर ये इंटीग्रेट हो जाएगा आपके एवैक्स के साथ हो जाएगा, जो आपकी आई इन द स्काई कहलाती है, कि आपका एक प्लेन उड़ता रहता है, उस प्लेन में ऐसे रेडार हैं जो 600 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं और एक बार में 400 टारगेट को देख सकते हैं और उनको ध्वस्त करने की रणनीति बनाते हैं, लड़ाकू विमानों को आदेश देते हैं। तो ये जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है ना, जब ये आपका बिल्कुल टिच हो जाएगा, तब सोचिए कि वो चाइना क्या करेगा। चाइना आपका 1 इंच लेगा, 2 इंच लेगा, 3 इंच लेगा और फिर कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कर पाएगा? I mean, एक मैसेज होता है, जो मैंने कहा ना कि आप कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वॉर में जाएं, जरूरी नहीं है कि आप युद्ध ही करें। जब आपके पास बहुत पावरफुल सिस्टम्स हैं, जब आपके पास विल पावर है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, आपने कहा ना कि विदेश नीति में बहुत सारी चेंजेस हैं, बहुत परिवर्तन है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप अगर थोड़े से कमजोर भी है ना, तो भी बहुत आसानी से सामने वाला आके अटैक नहीं करता। वो सोचेगा वो गेन क्या करेगा, वॉर का पर्पस क्या है। आपको दबाना अगले 50 साल के लिए। 62 के बाद चीन की यही मंशा थी कि इनको दबा दे, पॉसिबल नहीं तो अगले 50 साल तक ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब आपकी मानसिकता क्या है? बेटा तुम मुझे दबाओगे, मैं तुम्हें ठोक दूंगा, और मैं तुम्हें वहां ठोकूंगा जहां तुम कमजोर हो। ट्राई करके देखो। और वो चीन भी देखता है कि देखो इन्होंने बालाकोट में ये किया, और अगली बार क्या बालाकोट नहीं करेंगे? अगली बार हो सकता है आप लड़ाकू विमान ना भेजे, अगली बार हो सकता है आप लड़ाकू पनडुब्बी भेजे, हो सकता है आप हिंद महासागर में उनके जहाज डुबा दें, हो सकता है आप मलाक्का स्ट्रेट्स में कुछ कर दें। तो वो भी सोचेगा ना,
वो जो अनसर्टनिटी, पहले क्या होता था, पहले हम डर जाते थे, अरे यार पाकिस्तान ने 26/11 कर दिया, अरे नहीं यार वो परमाणु हथियार है, वो पागल देश है, कुछ भी कर देगा, नहीं करना चाहिए, अरे नहीं करना चाहिए। अभी तो इमरान खान के बहुत अलग याद आया, अभी हम परमाणु हथियारों वाला देश है, बाबर के बारे में उन्होंने बड़े बहुत सारे क्लेम्स किए हैं कि बताइए क्या देश है कि हमारे देश में जो आक्रांता और आतताई थे, जिन्होंने आके हजारों लोगों को मारा हमारे देश में, और उनके नाम पर तो मिसाइलें बनाते हैं। बाबर, गौरी, गजनी, ये तो उनकी मानसिकता है। और हम यहाँ उनसे गलबैया क्या करते थे। तो उन्होंने बड़े खुश होकर, उनका भी जो लॉन्च है वो सफल रहा है, तो उन्होंने बड़ा खुश होकर बताया कि भारत अभी आसानी से मैं डरा नहीं पाएगा। मतलब दोनों देशों की, मतलब हम कह सकते हैं तुलना नहीं कर सकते। हाँ, एक्चुअली तुलना नहीं करनी चाहिए, मतलब अच्छा नहीं रहेगा ये भारत के लिए भी। नहीं, हाँ। इट्स लाइक जैसे अमेरिका अपनी तुलना करे किसी, नहीं ट्रिनिडाद तो अच्छा देश है मतलब अमेरिका जैसे अपनी तुलना करे किसी छुड़भैया से, छुड़भैया है ना, तो नहीं, तुलना तो हो ही नहीं सकती भारत और पाकिस्तान की। हमारी इकोनॉमी जितना तेजी से बढ़ेगी उतना अंतर आ जाएगा भारत और पाकिस्तान में। बहुत जरूरी है कि इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़े और हम उस पर बहुत अच्छा काम करें। हाँ, उसमें फिर पाकिस्तान खत्म है, मतलब वो अब फिर कटोरा लेके आएगा कि अरे 47 से पहले हम एक साथ थे, थोड़े पैसे ही दे दो। ट्रस्ट मी, इन योर लाइफ टाइम एंड माइन वी विल वॉच पाकिस्तान ऑन अ बेंट नी कमिंग टू इंडिया, कि हमारी मदद कर दो। और हमारे देश में कई शुरू हो जाएंगे, अरे हमारा भाई तो था, दे दो। हाँ, वो ठीक है, वो भी अच्छे दिल की निशानी है। मेरा तो मानना है कि दुश्मन को कभी अच्छा दिल नहीं दिखाना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने गलती की, कई बार मोहम्मद गौरी को माफ किया और फिर एक बार मोहम्मद गौरी ने उन्हीं की आंखें निकाल ली। और दुश्मन को अब 1971 में ही आप देख लीजिए कि आपने युद्ध जीत लिया, 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बना लिया, 93,000। लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी, मेजर जनरल्स कई, ब्रिगेडियर्स कई अफसर, आपने उनको बंदी बना लिया और पाकिस्तान ने आपके 54 आदमी नहीं छोड़े। हमारे 54 भारतीय फाइटर पायलट्स, आर्मी ऑफिसर्स पाकिस्तान की जेल में 1971 से बंद है। हम उनको नहीं छोड़ा पाए। क्यों? क्योंकि हम बड़ा दिल दिखाते हैं। हमारा ये बड़ा दिल नहीं है, ये हमारी स्ट्रैटेजिक मूर्खता है कि हम कश्मीर का मुद्दा उस समय नहीं सुलझा पाए। हम उस समय सुलझा सकते थे 71 के बाद, लेकिन नहीं सुलझाया। हमें जो ये है ना कि हम पाकिस्तान में प्रजातंत्र मजबूत करेंगे, अरे हमें क्या, एक चीज हमें समझने की आवश्यकता है, पाकिस्तान में चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो या सिविलियन लीडरशिप हो, वो हमारे दोस्त नहीं है। वो हमारे दोस्त नहीं है। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। आप अपने देश में देख लीजिए, 1993 आपके देश पे सबसे बड़ा आतंकी हमला था मुंबई में, 1993 मुंबई ब्लास्ट। उसमें 257 भारतीय मारे गए थे, 700 से ज्यादा घायल हुए थे, 12 जगह सीरियल ब्लास्ट हुए थे। करेक्ट? राइट। कौन था उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? क्या वहां मिलिट्री रूल था या सिविल रूल था? 1999 कारगिल की लड़ाई हुई, वाजपेयी जी गए थे लाहौर, बड़े गले मिले नवाज शरीफ से, मिलिट्री रूल था कि सिविल रूल था? आपकी संसद पर हमला हुआ। आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी यही है, सर्वाइव। उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि भारत को मूर्ख बनाओ, क्योंकि भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि आप मीठी बातें करो, पीठ में छुरा भोग दो। हमारा इतिहास ये रहा है कि हम माफ कर देते थे। एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान की तरक्की में, मतलब वो नहीं, भारत और पाकिस्तान की तरक्की नहीं है, भारत की तरक्की और पाकिस्तान का जेली स्टेट। हाँ, तो आप ऐसा सोचिए ना कि वो लोग कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि वो उस तरह की कंट्री है, उस तरह की स्ट्रेटेजीज है। अगर आप उसी तरह की स्ट्रेटेजीज पे काम करते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, हम तो पहुंचेंगे ना। हम तो ऑफ कोर्स पहुंचेंगे। हाँ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप भारत और पाकिस्तान को जब कंपेयर करेंगे, आपने कहा कि उनकी स्ट्रेटेजी है, तो उस स्ट्रेटेजी से एक्चुअली में वो कहीं नहीं पहुंच सकते। लेकिन वो तो ऐसा नहीं समझते ना, वो तो इंटरनेशनल टेररिस्ट कंट्री होने के बावजूद पैसा कमाते हैं ना, वो तो आतंक से पैसा कमाते हैं। कल इमरान ने बोला ना कि उन्होंने जो अफगानिस्तान के साथ किया, जो बयान उन्होंने दिए, वो अमेरिकी डॉलर्स का पूरा मामला था, जो फंड्स उनको वहां से मिलने थे बस। और उन्हें बड़ा दुख है कि उन्होंने तालिबान को बुरा भला कहा, तालिबान का साथ नहीं दिया, ऐसा उनकी तरफ से कहा। मूर्ख देश है, मूर्ख लोग हैं वहां के, और ये हमको समझने की आवश्यकता है और उनकी मूर्खता भरी बातों में नहीं आना चाहिए। आज से 4 साल पहले ही लोग बोलते थे इमरान खान प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 3-4 साल पहले, बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छी चीज हो जाएंगी, क्योंकि वो और आर्मी एक पेज पर है। वो आर्मी उनको आज जूते की नोक पर रखती है इमरान खान को, क्योंकि जिस देश के पास पैसा नहीं है, जिस व्यक्ति के पास स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर नहीं है, उसको ऐसे ही लोग ट्रीट करेंगे। हम सर पर चढ़ा कर रखते हैं कि हम आप उनसे यहाँ मॉडलिंग भी करा लेंगे और हम उनको यहाँ फिल्मों में भी ले लेंगे और हम उनके साथ क्रिकेट भी खेल लेंगे, सब में उसका फायदा होगा। लेकिन कश्मीर का नाम लीजिए और वो सब आपकी पीठ में छुरा भोंकने को तैयार हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये अब भारत की वो मानसिकता बदल रही है, हम उस गलबैया में अब नहीं आने वाले। और अब चीन को भी हम यही कह रहे हैं कि दोस्ती करनी है
तो तमीज से आइए, तमीज से आइए। पीठ में छुरा अब भारत नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, इतने सारे डिस्कशन के लिए और इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। थैंक यू।